everyone, welcome to my channel Prayash to Stitch Your Way. We are going to start Custom Law Chapter 1, that is Levy and Exemption from Custom Duty. After studying this chapter, we will able to understand basic concept and constitutional provisions and so on. So, let's start. Unit 1, Introduction to Custom Law. First, basic concept which cover meaning and historical background. Now, what is custom? Custom is a form of indirect tax. Standard English Dictionary define the term of custom as a duty imposed on imported goods, less commonly exported goods. This term is usually applied to those taxes which are payable upon goods or merchandise imported or exported. That means what कस्टम एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक तरह की ड्यूटी है जो इम्पोज की जाती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स पर। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये हमारे राजाओं और महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। उस टाइम पर किसी भी ट्रेडर को किसी भी राज्य में अगर सामान बेचना होता था तो पहले वो वहाँ के राज्य के राजा को एक गिफ्ट के रूप में अपना जो भी ट्रेड और मर्चेंडाइज जो गुड्स होते थे वो गिफ्ट में देते थे। फिर वो राजा वहाँ के राज्य उसको ट्रेडर को अलाउ करता था अपने राज्य में उसके ट्रेड करने के लिए गुड्स को। उसके ओवर द पीरियड कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, फिर हम बहुत टाइम बीता 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 फिर हमने उसको शुल्क का नाम दे दिया। वहाँ के उस टाइम के जो भी कौटिल्य जी एक अर्थशास्त्री थे उन्होंने उसको शुल्क बोला कि भाई जो भी चीज़ जो भी अमाउंट हम सिटी गेट पे कलेक्ट करेंगे उसको हम एक शुल्क का नाम दे देंगे, इंडिया में आते हुए भी और जाते हुए भी। फिर कुछ और टाइम बीता और बहुत टाइम बीतने के बाद जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का हमारा ऊपर राज करना हुआ उस टाइम पे उन्होंने जो ये इम्पोर्टेड गुड्स की जो भी लेवी ऑफ टैक्सेस होती थी उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया थ्रू लेजिस्लेशन। फिर कस्टम एक्ट वहाँ पे पास किया गया। फिर हम 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। उसके बाद जो कस्टम एक्ट है वो 1962 में पास किया गया जिसने रिप्लेस किया था सी कस्टम एक्ट 1878 को। साथ ही में कस्टम टैरिफ एक्ट जो है 1975 में पास किया गया था जिसने रिप्लेस किया था इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 को। फिर कस्टम टैरिफ एक्ट फिर से अमेंड किया गया 1985 में। उसकी वजह क्या थी? वो वजह थी कि एकदम से टाइम में बहुत चेंज आ रहा था, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही थी, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था, साइंस में टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, साथ ही में एक्सपेंशन हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। फिर ये सब कुछ चेंज करने के बाद एक कस्टम एक्ट बन गया और कंसोलिडेट किया गया एज एन एंटायर लॉ। अब इस कस्टम एक्ट में 3 लॉ कवर किए गए। 3 लॉ बोले तो 3 एक्ट कवर किए गए। फर्स्ट इज सी कस्टम एक्ट 1878, सेकंड इनलैंड बॉन्डेड वेयरहाउस एक्ट 1896 एंड द लैंड कस्टम एक्ट 1924 विच इज थर्ड एक्ट। अब इन तीनों को मिला के एक नया नाम दिया गया जिसको बोला गया कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट एज अ कंप्लीट कोड। नाउ अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो सेकंड नंबर पॉइंट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताता है। ओके, फर्स्ट आर्टिकल 265 says no tax shall be levied or collected except by authority of law. That means कोई भी टैक्स ना लगेगा, ना लेवी होगा और ना लिया जाएगा, ना कलेक्ट किया जाएगा except by authority of law. Whereas Article 245 give power to Parliament and legislature of a state for enacting the law. आर्टिकल जो 245 है वो पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को भी पावर देता है और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इनको भी पावर देता है एनेक्टिंग करने के, लॉ बनाने के लिए। ठीक है। आर्टिकल
246 क्या बोलता है हमें, वो हमें सब्जेक्ट मैटर्स बताता है ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। द मैटर आर लिस्टेड इन द 7th शेड्यूल। आर्टिकल जो 246 है वो कुछ सब्जेक्ट ऑफ मैटर्स हैं, वो बताता है कि किन मैटर्स पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना है और किन मैटर्स पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को लॉ बनाना है। ओके, ये एक जो लिस्ट है वो 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट कवर है। जो लिस्ट नंबर 1 है, जिसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, उसमें वो मैटर लिखे हैं जहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का लॉ बनाने का। ठीक है, वहाँ पे एंट्री नंबर 83 जो है यूनियन लिस्ट को पावर देती है कि वो वहाँ पे लॉ बना सकती है ड्यूटी लेवी ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे। वहीं पे ही लिस्ट 2 जो है, जिसे हम स्टेट लिस्ट भी कहेंगे, वहाँ पे वो मैटर दिए गए हैं जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट है लॉ बनाने के लिए। लिस्ट नंबर 3 बोलती है कि या तो लिस्ट नंबर 3 या जिसे कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं, इसमें वो मैटर्स है जहाँ पर बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। पार्लियामेंट हैज़ फर्दर पावर टू मेक एनी लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्टेट में इंक्लूड हो। नोट विद स्टैंडिंग दैट सच मैटर इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो स्टेट लिस्ट में मैटर है तो उस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। पार्लियामेंट हैज अ सुप्रीम पावर कह सकते हैं जिसे, कि वो वहाँ पे भी लॉ बना सकते हैं। अब आर्टिकल 286 हमें प्रोवाइड करता है रिस्ट्रिक्शन कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं या जो भी इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस है वो कुछ गुड्स और सर्विसेज पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है नो लॉ ऑफ स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर सच सप्लाई टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेट। मतलब अगर कोई स्टेट आउटसाइड स्टेट जो मैटर है उसमें स्टेट अपना लॉ नहीं बनाएगी, वेयर एज in the course of import of the goods or services or both into or export of the goods or services or both out of the territory of India। means जो भी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाएंगे अगर वो आउट ऑफ द टेरिटरी है तो वहाँ पे इम्पोजिशन नहीं लगाया जाएगा कस्टम का। फर्दर आर्टिकल प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ सप्लाई बिकम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी, कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करेगी जिसके बिहाफ पे डिटरमाइन किया जाएगा कि जो भी सप्लाई हो रही है वो कब इंपोर्ट मानी जाएगी और कब एक्सपोर्ट मानी जाएगी। इसलिए द पावर टू लेवी कस्टम ड्यूटीज on import or export as well as the power to legislate the principle to determine whether the transaction qualify as import or export lies solely with the union, that is parliament of india। पर्टिकुलर जो सोली पावर दी गई है वो डिटरमाइन करने के लिए कि सप्लाई को कि कब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बनेगी और कब उस पर वो लेवी लगेगी, वो दोनों पावर पार्लियामेंट को सोली दी गई है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ, जिसमें बताया गया है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं इस एक्ट में और कौन कौन से सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में कितना और कितना कंटेंट कवर है, वो एक वे में एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारे आप एक थोरली रीड भी मार सकते हैं, इसमें ये कंप्लीट दिया गया है। इसमें 17 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, बट इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कवर हैं जिसको हम एक बार
थोरोली रीड कर सकते हैं। Now, beneficial owner means any person or whose behalf the goods are being imported or exported or who exercise effective control over the goods। मतलब कोई भी पर्सन जिसके बिहाफ पे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है और जो एक्सरसाइज करता है इफेक्टिव कंट्रोल गुड्स के ऊपर, उसे बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। नाउ बोर्ड का मतलब CBIT, अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। व्हाट इज कस्टम एरिया? कस्टम एरिया मतलब एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन और वेयर हाउस, जहाँ पे इंक्लूड किया जाता है वो एरिया भी जहाँ पे हम इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स जनरली रख लेते हैं बिफोर द क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटी। मतलब जब तक हम क्लियरेंस नहीं कराते ना गुड्स की, और एक प्लेस पे हम अपने जो गुड्स हैं इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड उनको रख देते हैं, उनको भी हम कस्टम एरिया में कवर करेंगे। नाउ कस्टम स्टेशन में सब आ जाएंगे ये एनी कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल और फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन। वेयर हाउस का मतलब वही, मतलब तीन है वेयर हाउस में, हम यहाँ पे तीन टाइप के वेयर हाउस पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट इज पब्लिक जो अंडर सेक्शन 57 में कवर होंगे, और वेयर हाउसेज विच इज कवर अंडर प्राइवेट लाइसेंस अंडर सेक्शन 58, और एक स्पेशल वेयर हाउसेज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 58A। ये तीन तरीके के हम वेयर हाउस आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। फिर हम एक्सपोर्ट का मीनिंग देखेंगे। एक जनरल वे है जो हमें बताता है कि कोई भी गुड्स अगर इंडिया से बाहर जाता है तो उसे हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं। वहीं अगर हम इंपोर्ट बोलें तो कोई भी गुड्स अगर हम इंडिया के अंदर ला रहे हैं बाहर दूसरे देश से फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया तो उसे हम इंपोर्ट बोलेंगे। maybe इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का मतलब तो इंडिया होता ही है, बट इंडिया की डेफिनेशन में टेरिटोरियल वाटर भी कवर किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और समझने वाली डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि टेरिटोरियल वाटर का क्या मतलब होता है। जो भी सी में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जितनी भी अप्रोप्रिएट बेस लाइन होगी वो हम टेरिटोरियल वाटर का पार्ट मानेंगे और जो इंडिया की डेफिनेशन में कवर होगा। ठीक है, ये हमारा एक एडिशनल एक्ट लिखे हुए हैं जिनको हम साथ में रीड कर सकते हैं। टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। इसको हमें याद करने की नीड नहीं है, साथ ही बस यही बताता है और बताता है कि ये एक तरीके की इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर देता है जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है। गुड्स आर डीम्ड टू बी imported if the vessel enter the imaginary line on the sea at the 12 nautical miles। मीन्स अगर 12 nautical miles के अंदर हमारे गुड्स एंटर करते हैं बाहर से तो हम उसको इम्पोर्ट मानेंगे, डीम्ड इम्पोर्ट मानेंगे। वहीं अगर हमारा इमेजिनरी लाइन से गुड्स आउटसाइड होते हैं, मतलब बाहर की तरफ जाते हैं, आउटसाइड होते हैं, तो उसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। नाउ इंडिया में जो इंक्लूड है सिर्फ सरफेस ऑफ सी ही इंक्लूड नहीं है टेरिटोरियल वाटर का, बट ऑल्सो द एयर स्पेस, जो आसमान के ऊपर जितना भी स्पेस कवर होगा सी तक का, और ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। ये दोनों पार्ट, आसमान वाला भी और ग्राउंड वाला भी, बॉटम ग्राउंड वाला, इन दोनों को हम टेरिटोरियल वाटर में इंक्लूड करेंगे, मीन्स इंडिया के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अब इंडियन कस्टम वाटर का मतलब क्या होता है? इंडियन कस्टम वाटर सेम वही कि वो वाटर जो एक्सटेंडेड इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स जाएगा उसको हम इंडियन कस्टम वाटर बोलेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट, और ये ब्रीफ में ये सब चीज़ें हमें याद करने की नीड नहीं है, और ये सब मतलब एज पर एक्ट है ये, जो एक जनरल वे में हम रीड करके आगे निकल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 7 है ऑफ द टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, जिसमें वो सब भी इंक्लूड किए जाते हैं, एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टिडल रिवर। मतलब इंडियन कस्टम वाटर में सी के अंदर जितने भी पानी के ऊपर कोई भी पार्ट है जो पानी के हिस्सा है उसको हम इंडिया का हिस्सा ही मानेंगे, और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स को ध्यान में रखते हुए वो डिटरमाइन किया जाएगा कि वो इंपोर्ट हो रहा है अगर गुड्स अंदर आ रहा है
अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। अब अगर कोई भी पर्सन कमिट करता है ऑफेंस जो कि अंडर कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन कस्टम वाटर में होता है, तो उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं एज पर लॉ। उसके गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और उसका वेसल जो है इंडियन कस्टम वाटर पे रोका जा सकता है। अगर उसके गुड्स जो हैं स्मगलिंग में पाए जाते हैं तो फर्दर अगर वो गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स हैं तो उसके गुड्स को वहीं के वहीं इंडियन कस्टम वाटर के वहीं जब्त कर लिए जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हम इसी के साथ एक सुपर क्विक रिवीजन भी करेंगे विद स्मॉल स्मॉल चार्ट्स, और फिर ये हमारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नाउ गाइस, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर की फटाफट विद दिस चार्ट्स। कस्टम एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि डिफाइन किया गया है एज अ ड्यूटी, जो इम्पोज्ड होगा किस पे, एक्सपोर्टेड गुड्स पे और इम्पोर्टेड गुड्स पर। फिर अगर हम इसकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करें तो व्हेन अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज मोनार्की, मतलब जब हमारा जो राजाओं और महाराजाओं का टाइम चल रहा था उस टाइम पे ये एक रिवाज के रूप में दिया जाता था। मतलब दैट मीन्स इट वाज कस्टमरी फॉर अ ट्रेडर टू bring in the goods to a particular kingdom, offering gift to king to allow him to sell his goods in his kingdom। मतलब जब भी किसी ट्रेडर को अब किसी भी पर्टिकुलर किंगडम में अपने गुड्स को ट्रेड करना होता था तो वो पहले अपने गुड्स को राजा के पास लेके जाते थे और उनको गिफ्ट के रूप में देते थे। फिर वो राजा उसको अपने किंगडम में सेल और गुड्स को सेल और परचेज करने के लिए अलाउ करता था। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता था पहले के टाइम पे। फिर थोड़ा टाइम बीता और उस टाइम के बीतने के बाद जब फिर हमारे देश में जो भी अर्थशास्त्री थे उसमें से एक बड़े कौटिल्य जी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने रेफर किया और बोला कि जो कस्टम है वो तो एक शुल्क के रूप में है। मतलब एंट्री गेट, जो भी एक के देश से दूसरे देश में गुड्स एंटर होंगे तो ब्रिंगिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में आते टाइम भी, और ब्रिंगिंग आउट गोइंग आउट इंडिया, मतलब इंडिया से जाते टाइम भी एक सिटी गेट पे किया जाएगा शुल्क। ठीक है, उस शुल्क को हम कस्टम कहते थे। ठीक है, अब कंट्री वाई से कंट्री एक्स जा रहा है गुड्स, अगर जा रहा है तो क्या होता था, एक्सपोर्ट लग जाता था, तब भी हमें सिटी गेट पे शुल्क दे के जाना पड़ता था। अगर कंट्री एक्स से गुड्स आ रहा है इंडिया में जिसे हमने वाई डिनोट किया है तो उसे भी हम इम्पोर्ट मानते थे कि भाई यहाँ पे भी हम सिटी गेट पे शुल्क देकर अपने इंडिया में एंटर करेंगे। फिर थोड़ा टाइम और बीता और फिर ब्रिटिशर पीरियड स्टार्ट हुआ जहाँ पे जो भी लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स होती थी इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर आते टाइम जो भी लेवी ऑफ टैक्सेस होती थी उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में थ्रू लेजिस्लेशन जो है स्टैब्लिश कर दिया और एक एक्ट बना दिया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी कि कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट, इसका नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो कस्टम एक्ट पास हुआ था 1962 में। ठीक है, इसको इसको इस जो जिसको इसने रिप्लेस किया था उस एक्ट का नाम था सी कस्टम एक्ट 1878। साथ ही में कस्टम टैरिफ एक्ट पास किया गया था इन 1975, जिसने रिप्लेस किया गया था किसके थ्रू, इंडियन टैरिफ एक्ट 1934। तो इन दोनों एक्ट को एक साथ चलाया गया। ठीक है, फिर एक अमेंडमेंट की गई इन 1985 में, किस वजह से की गई कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, प्लस में एक्सपेंशन हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। इस अमेंडमेंट को करने के बाद एक कंप्लीट कोड बनाया गया जिसको बोला गया द कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट। अब इस एक्ट में 3 एक्ट कवर किए गए। वो 3 एक्ट कौन से हैं, सी कस्टम एक्ट 1878, इनलैंड बॉन्ड एंड वेयरहाउस एक्ट 1896 एंड लैंड कस्टम एक्ट 1924। नाउ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोलते हैं, आर्टिकल 265 कहते हैं कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा ना कलेक्ट किया जाएगा जब तक हमें अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं बोलता है।
फिर वहीं आर्टिकल 245 जो है वो पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को भी देता है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को भी देता है। किसके लिए देता है, एनेक्टिंग द लॉ के लिए। फिर हमारा आर्टिकल 246 आता है, स्टेट बोलता है, वो बोलता है कि कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट मैटर्स जिस पे ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो भी वहीं पे दिए गए हैं, और जो कुछ मैटर ऐसे हैं जिस पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में एक लॉ वो बनाएगी, उनके लिए भी वहीं पे मैटर दिए गए हैं। इन सब मैटर्स के लिए ये शेड्यूल 7 में मैटर्स दिए गए हैं और इनकी एक लिस्ट बनाई गई है। ये सारे के सारे मैटर्स जो हैं इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब इसमें 3 लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 और यूनियन लिस्ट, जिसे यूनियन लिस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, ये एंट्री नंबर 83 बोलता है, इसको यूनियन लिस्ट को एंट्री नंबर 83 ने पावर दी हुई है कि पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। लिस्ट नंबर 2 या स्टेट लिस्ट, जिसमें लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को एक्सक्लूसिव राइट है क्या, लॉ बनाने के लिए। अब वहीं पे जो लिस्ट नंबर 3 है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, जहाँ पे दोनों के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास भी और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास भी लॉ बनाने के लिए। अब एक पार्लियामेंट को एक फर्दर लॉ दिया गया है जिसे बोलता है, जिसमें ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी के इंडिया में किसी भी पार्ट पर लॉ बना सकती है, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट में कवर हो या ना हो। पार्लियामेंट के पास एक सब एक्सक्लूसिव राइट है ये लॉ बनाने का। फिर आर्टिकल 286 हमें प्रोवाइड करता है रिस्ट्रिक्शन टू इम्पोज ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जो 286 है वो बता देता है कि कहाँ कहाँ हमें टैक्सेस नहीं लगाएंगे, उनको मना करता है। इसी के साथ में ये बोलता है कि जो जितने भी जो लॉ हैं और इम्पोज हैं जो आउटसाइड द स्टेट, मतलब स्टेट से बाहर हैं या हमारी टेरिटरी से बाहर हैं, तो वहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, मतलब वहाँ पे कस्टम लॉ और कस्टम एक्ट नहीं लगाया जाएगा, कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 1 का यूनिट 1 कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पसंद आएगी। साथ ही इट विल हेल्प टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट विद दिस शॉर्ट्स। फॉर फर्दर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रयास टू स्टिच योर वे। थैंक यू। बाय बाय।